नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जोधपुर के मंडौर थाना इलाके की सुरपुरा डैम में डूबने से 3 लड़कों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 5 दोस्त घूमने के लिए सुरपुरा डैम आए थे। इस दौरान एक लड़के का पैर फिसला और वह देखते ही देखते पानी में समा गया। उसे बचाने के लिए एक के बाद एक चारों दोस्त पानी में कूद गए, जिसके बाद 5 दोस्त डूबने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही गोताखोर भरत, कपिल, संदीप और राजीव मौके पर पहुंचे और लड़के को बचाने की कोशिश शुरू की। कोशिश रंग भी लाई। 2 लड़कों को सुरक्षित बाहर निकालने में वो कामयाब रहे, लेकिन 3 लड़के डूब गए। सिविल डिफेंस की टीम ने कुछ देर में सभी मृतकों के शव पानी से बाहर निकाल लिए। बताया जाता है ईद मिलादुन्नबी त्योहार के मौके पर प्रताप नगर के रहने वाले यहाँ 5 दोस्त घूमने के लिए मंडौर के सुरपुरा बांध की तरफ आए हुए थे। सभी मृतकों की उम्र 18 से 20 वर्ष बताई जा रही है। मौके पे मौजूद थे, वो बता रहे थे कि पैर फिसलने से एक व्यक्ति गया तो उनको बचाने जो बाकी लोग गए तो 5 लोग कूदे थे, जिसमें 2 को रिकवर कर लिया गया, जिनकी स्थिति अभी कंपैरेटिवली ठीक है और हॉस्पिटल एडमिट कराया। 3 कंफर्म डेथ्स हैं जिनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। कोटा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रोड में जमकर बवाल हुआ। बड़ी संख्या में लोग बीच रोड पर बैठ गए और उसे जाम कर दिया। दरअसल ये हंगामा आरोग्य नगर में हुआ जब लोगों ने यूआईटी के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध किया। इलाके में झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया और हंगामा करने लगे। नारेबाजी करते हुए लोगों ने बीच सड़क पर डेरा बना डाला। रोड पर कंटीली झाड़ियों और पत्थर डाल दिए। लोग हाथों में लाठियां लिए सड़क पर निकल आए और आ जा रहे लोगों का रास्ता रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि वो बरसों से इस इलाके में ही रहते हैं, लेकिन बिना नोटिस दिए ही यूआईटी की टीम सुबह सुबह आ धमकी और उनके आशियाने को तोड़ डाला। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और लोगों को समझाकर जाम हटवाया। जाम के कारण काफी देर तक आवाजाही बाधित रही। आप कौन सी जगह रहते हो? हम आप चच्चू की बाड़ी रहते हैं और हमें मार रहे हैं। धौलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के कारण जिले के अधिकांश नदी नाले और तालाब उफान पर आ गए हैं। धौलपुर के अलावा करौली जिले के डांग इलाके में बारिश से पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक अब लगातार जारी है, जिसके बाद बांध के 10 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया, जिसके बाद बसेड़ी और सैंपो उपखंड के कई सड़क मार्गों का संपर्क कट जाने की आशंका बढ़ गई है। बसेड़ी बाड़ी रपट, सैंपो बाड़ी रपट, कोलारी मालोनी रपट के साथ सखवारा मानिया रपट पर पानी की चादर चलने की पूरी आशंका है। सड़क मार्गों पर पानी की आवक होने की वजह से 50 से अधिक गांवों का संपर्क उपखंड मुख्यालय और छोटे कस्बों से कट सकता है। इस आशंका को देखते हुए रपट मार्गों पर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। प्रशासन की ओर से नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए हल्का पचवारी, गिरदावर और ग्राम सचिवों को तैनात किया गया है। मॉनसून की आखिरी दौर की बारिश ने भरतपुर में भी तबाही मचाई है। 50 घंटों से अधिक समय से जारी बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया है। एसपी ऑफिस और एसपी आवास सहित जिला अधिकारी ऑफिस भी पानी पानी हो गया है। इतना ही नहीं, संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने 2 फीट से अधिक पानी भर गया है। शहर का शायद ही कोई इलाका ऐसा बचा होगा जहां बारिश का प्रकोप नहीं देखने को मिल रहा है। अधिकांश सड़कें नदियां बन गई हैं और निचले इलाके में बनी कॉलोनियां तो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। सर्किट हाउस, नगर निगम, यूआईटी, पुलिस परेड मैदान, कॉलेज ग्राउंड, मंडी परिसर सहित कई सरकारी कार्यालय पानी से लबालब नजर आए। विजयनगर, तिलक नगर, सुभाष नगर, गांधीनगर, जवाहर नगर सहित कई कॉलोनियों में भी बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। जल भराव की समस्या लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। अधिकारियों ने शहर के कई इलाकों का जायजा लिया और जगह जगह पंप सेट लगाकर पानी निकालने का काम शुरू किया गया है। मॉनसून के आखिरी दौर में भारी बारिश अन्नदाताओं पर कहर बनकर टूट रही है। 12 जिले में लगातार बारिश के कारण खेत में खड़ी फसलों के अलावा कटी फसलें भी बारिश के कारण खराब हो गई हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने सर्वे के निर्देश दिए हैं। भारी बारिश के कारण सोयाबीन, उड़द, मक्का की फसल को भारी नुकसान हुआ है। अधिकांश खेतों में पानी भर गया है।
पकी हुई खड़ी फसल और कटी फसल भीग गई है। कई खेतों में तो 70% से लेकर 100% तक नुकसान हुआ है। कलेक्टर ने तहसीलदारों को निर्देश देकर 10 अक्टूबर तक फसल खराबे की रिपोर्ट मांगी है। कृषि विभाग उप निदेशक का कहना है कि 5 अक्टूबर से हो रही बारिश से खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में जिन किसानों ने खरीफ 2022 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा करवाया है, वो 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन फसल खराबे की सूचना बीमा कंपनी को दें। भारी बरसात की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। जो सोयाबीन 4 बोरी बीघे की निकलनी चाहिए थी, वो अब 1.5 बोरी 1 बोरी बीघे की सोयाबीन निकलेगी और इसकी वजह से किसानों को बहुत भारी नुकसान है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के कई राज्य बारिश से बेहाल हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर मुंबई तक विभिन्न शहरों में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर में कहीं तेज तो कहीं धीमी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव है। दिल्ली के अलावा नोएडा और हरियाणा के गुरुग्राम के कई इलाकों में काफी पानी भरा हुआ है, जिससे आवाजाही में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच मौसम विभाग ने करीब 17 राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक जमकर बादल बरसने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि देश के पूर्वी हिस्से में चक्रवाती हवाओं का दबाव बना हुआ है। महाराष्ट्र में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पूर्वी दिल्ली, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़, पानीपत, गोहाना, सोहाना, पलवल, नूह, होडल और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। वैशाली के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया 4.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी जिले के गंडक दियारावर्ती इलाके में कहर बरपा रहा है। आलम ये है कि वैशाली और लालगंज प्रखंड क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो गए। धान के अलावा गोभी और अन्य फसल पूरी तरह बर्बाद हो गए। अब तो धीरे धीरे पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे यह इलाका टापू में तब्दील होने लगा। वैशाली के सलेमपुर दियारा में भी कुछ ऐसे ही हालात हो गए हैं, जिसके चलते लोग ऊंची जगहों की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल है, जिसको लेकर लोग आक्रोशित हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि पानी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही किसी अधिकारी ने इसकी सुध ली है। लोगों ने सरकार से मदद करने की गुहार लगाई है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेद चादर सी बिछ गई है। उत्तराखंड के चमोली के निचले इलाकों में बारिश हो रही है तो ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। हेमकुंड साहिब में तो बर्फ की सफेद चादर से पूरा हेमकुंड साहिब ही ढक गया है। यहाँ 7 से 8 इंच तक बर्फ जम गई है, जिसके कारण हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सोमवार को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हेमकुंड साहिब में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जो लोग हेमकुंड साहिब में इन दिनों यात्रा के दौरान व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पवित्र गुरुद्वारा भी बर्फ से ढक चुका है, तो लक्ष्मण मंदिर के चारों तरफ भी सफेद चादर बिछी हुई है और अभी भी पहाड़ों में बर्फबारी जारी है। पिछले वर्ष तक जहां अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में पहाड़ों में बर्फबारी हुई थी, तो वहीं इस बार दूसरे सप्ताह में ही पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे ठंड भी बढ़ गई है। जमशेदपुर में दशहरा के समय लोग अपने परिवारों के साथ पूजा का आनंद लेने में जुटे थे। वहीं घाटशिला में गुड़ाबांधा प्रखंड के दर्जनों गांव के लोग अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। दरअसल घाटशिला में ओडिशा की सीमा से 16 हाथियों का एक झुंड इन दिनों गुड़ाबाड़ा के दलकी गांव के पास जंगल में डेरा डाले जमा है। दुर्गा पूजा की सप्तमी से ही यहां हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों के झुंड ने गुड़ाबांधा प्रखंड के सेपुरा, गोराबंदा, तिरीलडीही, आसान बनी, लाऊपाड़ा, चुआशोल, कुम्हाराशोल, अंगरपाड़ा सहित आसपास के गांव में हमला किया है। दिन भर हाथियों का ये झुंड जंगलों में विचरण और आराम करता है और शाम होते ही झुंड के सभी हाथी गांव की ओर कूच कर जाते हैं। रात में हाथियों का ये झुंड गांव में घुसकर ग्रामीणों के खेतों में लगे धान की बाली, केला, सब्जी आदि को भी खाकर रौंद कर तहस नहस कर दे रहा है। भालू और शहद का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है।
आपको बता दें कि भालू को शहद और मधुमक्खी इतनी पसंद है कि वो अपना ज्यादातर वक्त मधुमक्खी का छत्ता ढूंढने में ही लगाते हैं। जबकि भालू स्वभाव से आलसी होते हैं, लेकिन शहद के लिए वो काफी मेहनत कर लेते हैं। इसका नजारा कांकेर में आरईएस कॉलोनी में नजर आया है, जहां 2 भालुओं ने पानी की टंकी पर मधुमक्खी का छत्ता देख लिया। फिर क्या था, दोनों ने बिल्कुल भी देर न करते हुए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ते हुए ये साबित कर दिया कि मधुमक्खी के छत्ते के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि भालू को शहद से ज्यादा मधुमक्खी पसंद होती है, जिससे उसे प्रोटीन और ऊर्जा मिलती है। इसलिए भालू अक्सर मधुमक्खी के छत्ते पर हमला कर उसे तोड़कर मधुमक्खियां भी चट कर जाते हैं। देखिए, जब भालू ने मधुमक्खी के छत्ते पर हमला किया तो मधुमक्खियों ने भी भालू पर हमला कर दिया। हालांकि भालू की मोटी चमड़ी पर उसका ज्यादा असर नहीं हुआ और वो आराम से अपना काम कर सीढ़ियों से उतरकर अपने रास्ते हो लिए। हालांकि ये सब देखकर इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। भारतीय डाक विभाग समय समय पर डाक टिकट जारी कर भारत की महान विभूतियों को सम्मान देता रहा है, लेकिन भारत की कई महान हस्तियों पर भारत के साथ साथ दूसरे देशों ने भी डाक टिकट जारी किया है। ऐसे ही महान विभूति थे स्वामी विवेकानंद। शिकागो के धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म का परचम लहराने वाले स्वामी जी के सम्मान में सन 1997-98 में भारतीय डाक विभाग ने तो डाक टिकट जारी किया है। 1997 में श्रीलंका में भी उनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया। वहीं सर्बिया ने भी इसमें अपनी भागीदारी निभाई और भारतीय डाक विभाग के साथ मिलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से डाक टिकट जारी कर उनको यूथ आइकन का दर्जा दिया। हालांकि इससे पहले ही खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह ने इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद की फोटो की डाक टिकट मुद्रित करवाकर जारी कर दी थी। भारतीय डाक विभाग जो है वो भारत के महान पुरुषों पर और डाक टिकटें इशू करता है, जिसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद पे भी डाक टिकट इशू की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है। शनिवार को लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में स्थानीय कलाकारों ने कुल्लवी नाटी प्रस्तुत की, तो सिरमौर के सांस्कृतिक दल ने लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया। वहीं पहाड़ी गायक किंग ऑफ नाटी ठाकुर दास राठी ने दर्शकों को खूब झुमाया। इसके अलावा कॉमेडियन प्रिंस गर्ग और रविंद्र जॉनी की कॉमेडी पर दर्शक लोटपोट हो गए। पहाड़ी गायिका ममता भारद्वाज ने भी अपनी आवाज में जादू बिखेरा, तो यूक्रेन से आए सांस्कृतिक दल ने विदेशी संस्कृति की झलक प्रस्तुत कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। सैंड आर्ट और मांडव कला मंच के कलाकारों ने बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किया, तो तिब्बती इंस्टीट्यूट परफॉर्मिंग आर्ट धर्मशाला के कलाकारों ने तिब्बती डांस प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी। विपरीत मौसम के बावजूद बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 15 लाख तीर्थ यात्री पहुंचे हैं, तो वहीं हेमकुंड साहिब में भी 2,20,000 सिख श्रद्धालु अभी तक मत्था टेक चुके हैं। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के बाद भी हेमकुंड साहिब में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। सोमवार को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो रहे हैं। धरती के बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा की बात करें तो कड़ाके की ठंड के बाद भी बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम के साथ साथ चारों धाम की यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्रियों के पहुंचने का सबसे बड़ा कारण अच्छी सड़कें और यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था बताई जा रही है। यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या से स्थानीय कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। रोड की स्थिति बहुत अच्छी रही, किसी भी प्रकार की आपदा या भूस्खलन नहीं हुआ, इसलिए बरसात में भी इस बार यात्रियों की संख्या में ज्यादा कमी नहीं हुई और बद्रीनाथ धाम में हम लगभग 15 लाख यात्रियों को सुविधापूर्वक यात्रा करवाने में समर्थ रहे हैं, जो कि एक अच्छी पहल है। अयोध्या
अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। मंदिर का 40% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तो मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। गर्भगृह के निर्माण के लिए तराशे गए पत्थरों को एक के बाद एक साथ सतह में लगा दिया गया है। मंदिर निर्माण की प्रगति पर संतुष्टि जाहिर करते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि पत्थरों से निर्माण किए जा रहे मंदिर का संपूर्ण कार्य एक साथ किया जा रहा है। रामलला का मंदिर दिसंबर 2023 तक तैयार होना है, जिसको लेकर इंजीनियर्स 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मंदिर निर्माण कार्य में 500 से ज्यादा कारीगर लगे हुए हैं। सिर्फ रामलला के गर्भगृह के निर्माण की बात करें तो बसी पहाड़पुर के तरासे गए पत्थरों को लगाने के लिए 150 से ज्यादा विशेषज्ञ कारीगर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मंदिर में भूतल पर पूरब से पश्चिम दिशा की लंबाई 380 फीट है, वहीं उत्तर से दक्षिण दिशा में चौड़ाई 250 फीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर दिन मंगलवार को उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इसको लेकर उज्जैन में उत्साह चरम पर दिख रहा है। समारोह को भव्यता प्रदान करने और आम लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने के लिए 6 अक्टूबर से 6 दिवसीय शिप्रा आरती महोत्सव चल रहा है। ये आयोजन जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी की ओर से किया जा रहा है। महोत्सव के तहत घाट पर रोजाना होने वाली शिप्रा आरती के दौरान कई धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन चल रहे हैं। साथ ही नवाचार आकर्षण थीम पर आधारित कार्यक्रम भी हो रहे हैं। शनिवार को भी रामघाट पर महाकाल की लीलाओं का मंचन किया गया है। साथ ही श्री राम भक्त हनुमान की लीला का भी मंचन किया गया। साथ ही सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। वहीं 11 पुरोहितों ने धूप दीप कपूर से मां शिप्रा की आरती की। मलखंभ पर कई हैरतअंगेज प्रस्तुतियों ने लोगों में जोश भर दिया। ग्यारह अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का नया कॉरिडोर बनकर तैयार है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 300 मीटर में बना है, जबकि महाकाल कॉरिडोर 900 मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। यानी कि महाकाल कॉरिडोर काशी से भी भव्य है। 2 चरणों में हुए निर्माण में यात्रियों के लिए दर्शनीय क्षेत्र और सुविधाएं विकसित करने पर 750 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। महाकालेश्वर कॉरिडोर के अंदर भगवान शिव की 200 फुट की प्रतिमा की स्थापना की गई है। इसके साथ ही 108 भव्य पिलर भी लगाए गए हैं। इस विशाल क्षेत्र में भगवान शिव के अलग अलग रूप के दर्शन महाकाल कॉरिडोर में हैं और इसके अतिरिक्त शिव तांडव स्त्रोत से लेकर शिव विवाह और अन्य प्रसंगों को भी बड़ी खूबसूरती से तराशा गया है। इसमें महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्र सागर तट विकास, अर्धपथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सुविधाओं का विकास किया गया है। मुगलई व्यंजनों की बात करें तो दिमाग में नॉन वेजिटेरियन की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन धर्मनगरी काशी में पर्यटकों के लिए मुगलई शाकाहारी व्यंजनों की लड़ी लगाई गई है, जिसका अनोखा स्वाद यहां आने वाले पर्यटक ले सकेंगे। स्वाद का स्वाद और धार्मिक यात्रा भी निर्विवाद। दरअसल वाराणसी में कोरोना के बाद से ही धार्मिक पर्यटन ने जोर पकड़ा है। विश्वनाथ धाम बनने के बाद तो श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसा कोई दिन नहीं जब किसी दिन 1 लाख से कम पर्यटक यहां आ रहे हों। बड़े से बड़े होटल से लेकर छोटे से होटल तक धार्मिक पर्यटकों से भरे पड़े हैं। वहीं दीपावली और देव दीपावली पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, लेकिन जब पर्यटक काशी आते हैं तो उन्हें शाकाहार को लेकर चिंता रहती है। ऐसे में वाराणसी में 5 स्टार होटलों ने मुगलई शाकाहारी व्यंजनों की लड़ी लगा दी है। कबाब, शोरमा, कबाब टिक्का जैसे बेहतरीन व्यंजनों को बनारस के होटलों में शाकाहारी रूप दिया गया है। ये व्यंजन मुगलकालीन विधि से बनाए गए हैं, लेकिन पूरी तरह शाकाहारी हैं, जिनका स्वाद आप चाव से ले सकेंगे। थर्ड जेंडर कहलाने वाले किन्नर भी अब मुख्य धारा में लौटने और समाज में समानता के अधिकार के लिए आगे आ रहे हैं। कोडरमा के अलावा झारखंड, बिहार, बंगाल और यूपी से आए किन्नर समाज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। झुमरी तिलैया के बेलाटार दुर्गा मंडप में किन्नर समाज ने दुर्गा पूजा को लेकर माता के जगराता का आयोजन किया। उन्होंने कन्या पूजन कराया, माता का दरबार सजाया और मां दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति भी दिखाई। भक्ति भाव के इस कार्यक्रम में कलकत्ता के भजन गायकों और नृत्य नाटिका के कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि रात भर माता का जयकारा गूंजता रहा। स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर जगराता में हिस्सा लिया। इस दौरान किन्नरों ने भी अपने अंदाज में अरदास लगाया। कार्यक्रम में कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव सहित कई जनप्रतिनिधियों ने किन्नर समाज के इस प्रयास को सराहा और थर्ड जेंडर को लेकर भेदभाव दूर कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर मान सम्मान देने की बात कही।
शनिवार को बुरहानपुर में खाटू श्याम बाबा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। खाटू श्याम बाबा की शोभा यात्रा में पहली बार विशेष आकर्षण का केंद्र रही केसरिया साफे में युवतियां। युवतियों का बड़ा समूह बाबा की भक्ति के साथ पूरे जोश में नजर आया। कहीं वो भजन कीर्तन तो कहीं शोभा यात्रा में बाबा की भक्ति में सराबोर हो नाचती नजर आईं। युवतियों का जोश देखते ही बन रहा था। इस मौके पर युवतियों ने साफा बांधकर लेजिम भी खेला। वहीं शोभा यात्रा में पुरुषों की भारी संख्या देखी गई। पूरे शहर में खाटू श्याम बाबा की सवारी निकाली गई, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही थी। पुरुषों ने भी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कहीं तलवारबाजी तो कहीं झाल कीर्तन पर थिरकते नजर आए। इस मौके पर बाबा के दरबार में राजस्थान से आए कलाकारों ने भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। खाटू श्याम बाबा के दरबार में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। भक्त बाबा के भजन में सराबोर नजर आए। तस्वीरें पटना के NIT घाट की हैं। आप देख सकते हैं कि स्नान के लिए श्रद्धालुओं की खासी भीड़ मां गंगा के पावन तट पर जा पहुंची है। इससे गंगा घाटों पर खासी रौनक दिखाई दे रही है। शरद पूर्णिमा के मौके पर गंगा में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इसी के तहत सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर पुण्य लाभ कमाने में जुटे हैं। स्नान के साथ श्रद्धालु मां गंगे को फूल प्रसाद चढ़ाकर पुरोहित इत्यादि को दान दक्षिणा देने का भी काम करेंगे। बता दें कि शरद पूर्णिमा पर गंगा स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। आज के बाद से कार्तिक महीने की शुरुआत होती है। मान्यता है कि आज अमृतमयी चांद अपने किरणों से स्वास्थ्य का वरदान देता है। इसी मान्यता के चलते शरद पूर्णिमा की रात खीर तैयार कर चांद की किरणों में रखी जाती है और सुबह में प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। कहा जाता है कि इसके सेवन से रोगों का प्रकोप दूर हो जाता है। चलिए 20 मिनट 20 खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।